जिन्हें आप आइए कि बड़ी देर से खड़े हैं, अगर आप सामने अपने शक्ल दिखाते हो तो शायद आपको जल्दी बुला लेते हम। हाँ, माइक ऑन करिए। जय हिंद सर। बस एक जय चीज़ जय। मुझे पूछना था। जी मैं तो मतलब ज़्यादातर वो इंडस वाटर ट्रीटी आपका जो टॉपिक था बस उसके बारे में जानना चाहता था, इसीलिए मैं जुड़ा था। बट अभी डिस्कशन इतना मल्टी डायमेंशनल हो चुका है और इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बस एक चीज़ समझना था कि जितना भी मैं सुन रहा हूँ डिफेंस अपडेट्स में ज़्यादातर फोकस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही मिलता है। बट कोस्ट गार्ड भी एक सर्विस है, तो क्या उसको मतलब स्ट्रेंथन नहीं करना चाहिए? देखो, ऐसा ऐसा। बेसिक देखा जाए अब क्या होता है कि आप जो बॉर्डर पे सब क्रेडिट मिलता है आर्मी को, ज्यादातर आदमी को कौन सफर करते हैं, कौन हार्ड ड्यूटीज करते हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ। जितना भी पाकिस्तान के पास, चाहे आपका राजस्थान या बाकी जगह में गुजरात का जो बॉर्डर लगता है वो टफेस्ट बॉर्डर है, और वहां कौन रहता है, बीएसएफ। बांग्लादेश बॉर्डर में कौन रहता है, बीएसएफ। आर्मी पीछे रहती है, लेकिन क्रेडिट सारा वो भी सोल्जर मान के क्रेडिट मिलता है। अगर आपका पुलवामा के अंदर 40 सोल्जर्स मारे गए तो कौन थे, सीआरपीएफ के। सीआरपीएफ भी वहां लड़ती है, लेकिन सारा जो क्रेडिट वो आर्मी को जाता है, ना तो सीआरपीएफ को जाता है ना बीएसएफ को जाता है, और ज्यादातर लोग इन्हीं के मरते हैं। बिल्कुल ठीक बात है तुम्हारी। अब कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड के साथ जो रोल आता है नेवी का आता है। कोस्ट गार्ड जो है वो रेगुलरली सारी हीट फेल करते हैं, हीट उनको फेस करते हैं जब वहां पे स्मगलर्स आते हैं या टेररिस्ट आते हैं। इवन आपके लक्षद्वीप के अंदर कौन पकड़ता है इनको, स्मगलर्स को, कोस्ट गार्ड। तो खतरा उनको ज्यादा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हाँ, वो क्या है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो वो चीज है। अब काम जो भी करे, चाहे काम, बेसिकली मैं सोचता हूँ कि जो बॉर्डर के अंदर जो कंडीशंस होती हैं, जो लोग बैठे होते हैं इंटेलिजेंस के, उनकी बहुत ज्यादा टफ कंडीशंस होती हैं। जहां तक आईटीबीपी की बात करें, आईटीबीपी सबसे ज्यादा टफ टफ टेरेन है जहां काम करती है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक एक जगह में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एटमॉस्फेयर है, इतनी बारिश होती है, कई जगह में बहुत हवा चलती है, कहीं जगह में बहुत और डिफरेंट टाइप की सिचुएशन होती है, कहीं लीचीज हैं, कहीं पे लोग हैं नहीं वहाँ पे, बहुत कम पॉपुलेशन है बॉर्डर्स के आसपास। तो ये टोटली कट ऑफ भी होते हैं, इनको सप्लाई लाइन नहीं मिलती। अगर जाती है सप्लाई लाइन, उस पर डिपेंड करना पड़ता है आर्मी, जो जहाँ आर्मी होगी उनको मिलेगी। इवन बहुत सी जगह में इंटेलिजेंस के लोग वो टोटली अपने आप पे सर्वाइव करते हैं। एक हम सिचुएशन में थे कि बॉर्डर के ऊपर हमारी एक यूनिट थी, पोस्ट थी। पोस्ट के अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि अगर रॉ या आईबी के जो है 10-10 आदमी होंगे, 2 या 3-4 आदमी होते। वहां पे आया कि 10 दिन पहले कि हमारे पास प्याज खत्म हो रहा है, 10 दिन का रह गया। 2 दिन के बाद आया, 8 दिन का रह गया, 6 दिन का रह गया, 4 दिन का रह गया, 3 दिन का रह गया। तो उस टाइम पे एक सिचुएशन ऐसी थी कि बारिश हो रही थी दिन। फिर उस टाइम पे एक सॉर्टी लेकर के, सॉर्टी इन द सेंस कि आपका हेलीकॉप्टर लेकर के वहां पहुंचे थे। प्याज की 2-4 बोरियां दी गई, साथ में आलू दिए गए, साथ में आपको थोड़ी सी दाल वाल, जो छोटी मोटी चीजें ये दी गई। तो लोग उसी पे सर्वाइव करते हैं कई कई साल तक। तो उनकी कंडीशन है, जहां आर्मी होती है, आर्मी क्या है, आर्मी का यूनिट बैठा है, तो आर्मी के यूनिट पे वहां पे उनको विस्की मिलेगी, शराब मिलेगी, मीट मिलेगा, अंडे मिलेंगे, सब कुछ होगा। तो सबसे ज्यादा टफ। और इवन अगर बॉर्डर पे कोई सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं तो उनको क्या है कि सप्लाई नहीं होती। अगर कहीं ड्यूटी पे लगे हैं तो इरेटेक सप्लाई है, चाहे बीएसएफ है, चाहे सीआरपीएफ है, आर्मी का यूनिट होगा उनको मिलेगा। मुझे आर्मी के लोगों ने कहा कि बड़ा बुरा लगता है कि हमारे साथ एक सोल्जर खड़ा होता है दूध में, सीआरपीएफ को उसको कुछ नहीं मिलता, तो कहता हम उनका अपना खाना शेयर करते थे। तो बिल्कुल तुम्हारी ठीक बात है, कोस्ट गार्ड का भी नाम नहीं आता कि कोस्ट, जो आर्मी का, जो नेवी का यूज होता है तब जो होता है वार होता है, और कोस्ट गार्ड उनके अंडर आ जाता है उस टाइम में। लेकिन जब भी पीस टाइम में वार होता है तो कोस्ट गार्ड फेस करता है, और पीस टाइम में जो टेररिस्ट अटैक होते हैं उसको कौन फेस करता है, उसको ज्यादातर फेस करते हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ। और जहां तक अरुणाचल की बात करें, जो टफ सबसे टाइप यूज करते हैं वो करती है आईटीबीपी। तो बिल्कुल ठीक बात है तुम्हारी कि ये सारी चीजें हैं। हाँ, लेकिन क्रेडिट जो है वो मिलता है दूसरों को। अब और एक जैसे चीज़ इवन पूछना था। बांग्लादेश का अ, लिबरेशन हुआ था, तो उस टाइम पे सारी प्लानिंग सब रॉ की थी। एक रॉ का पूरा यूनिट था जो ट्रेन करके गया था, वो सारा का सारा खत्म हो गया, पता भी नहीं चला कहाँ गया। हाँ और एक चीज़ पूछना था, जैसे आपने बोला भी कि जो आईटीबीपी है, आईटीबीपी फिर बीएसएफ फिर आसाम राइफल्स और आई थिंक जो पाकिस्तान और सीआरपीएफ। बांग्लादेश सीआरपीएफ, हाँ। तो ये चारों चीज़ें क्या अलग यूनिट्स में आते हैं, मतलब सारे इंडियन आर्मी के बिल्कुल। अंदर ही? देखो, मैं बताऊं आपको, बीएसएफ का रोल क्या है। बीएसएफ डिप्लॉय होती है पाकिस्तान के जो एलओसी की तरफ, इवन आपके कश्मीर के अंदर डिप्लॉयड है। फिर बीएसएफ आपके बॉर्डर पे खड़ी होती है बांग्लादेश के। पाकिस्तान का 3233 किलोमीटर का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है 4,097 किलोमीटर का।
आईटीबीपी जो खड़ी होती है वो सारी की सारी रहती है आपका अरुणाचल प्रदेश के वहां पे। फिर एसएसबी, एक एसएसबी भी है, वो रहती है, पहले वो रॉ के अंडर होती है लेकिन उसके बाद निकाल के उसको होम मिनिस्ट्री पे कर दिया गया, वो होती है नेपाल के बॉर्डर पे। इनका उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा इजी जॉब है। और ये क्या है कि ये बेसिकली अब क्या होता है कि एक बार मुझे इंसिडेंट याद है कि किसी आर्मी वाले ने कही थी, बेटे है मेरा, कहते क्या हुआ कि जब पाकिस्तान की तरफ पोस्ट पे अटैक हुआ तो हमारे बीएसएफ के 2 लोग मर गए। जब वो मर गए तो उसके बाद वहां से पीछे से आर्मी आई, आर्मी को काम दिया गया कि भाई आप जाइए इसके इनके कमांडोज को जाकर के जहाँ पे इनका जो पाकिस्तान का जो वहाँ पे फॉरवर्ड बेस है उस पर अटैक करिए। प्लान दी गई, नेचुरली बात आर्मी वाले अटैक करके आए, वहां पे मार के आए। और क्या होता है कि जो बीएसएफ है, बीएसएफ के पास छोटे एमुनिशन होते हैं, इनके पास आर्टिलरी फायर नहीं होती, इनके पास कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास जाकर के, इनके पास सिर्फ एक मशीन गन होगी या एक गन्स वगैरह होंगी, हो सकता है ग्रेनेड लॉन्चर्स हो, लेकिन बाकी जो हैवी इक्विपमेंट है वो आर्मी के पास है। जो अब सिचुएशन खराब होती है तो आर्मी आगे आ जाती है। ये नहीं है कि इनके लड़ाई में इनकम्पिटेंट है, लेकिन इनके पास वो क्या है कि जो एक ग्रेड का जो इक्विपमेंट देता है या राइफल्स मिलती है वो आर्मी को मिलेगी, बी ग्रेड की मिलेगी वो बीएसएफ, क्योंकि पहले हमारे पास तो सारा का सारा बी ग्रेड का सामान था या सी ग्रेड का था। अब हमारे पास जरूर है लेटेस्ट, हमारे पास राइफल्स आई हैं, कुछ कनाडा से आई हैं, कुछ यूएसए से आई हैं, कुछ हमने इसराइल से लिए हैं, कुछ रशिया से लिए हैं, फिर अमेठी में भी हमारी राइफल्स बननी शुरू हुई। पहले आप देखिए हमारा हाल क्या था कि जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थे, बुलेट प्रूफ हमारे पास वेस्ट नहीं थी, और साथ में ना बुलेट प्रूफ जूते थे या हेलमेट थी। फिर उसके बाद इन्होंने कोशिश की इंपोर्ट करने की, तो बड़ी महंगी पड़ती थी। फिर इनकी एक इंडियन की फैक्ट्री है एक इंडिया के अंदर, एमकेआई, वो कानपुर में, वहां से सप्लाई होती है। 3-3 लाख इनको आकर के बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह दी गई। जब आपका 62 का वार हुआ था तो हमारे आर्मी के पास उस टाइम पे सर्दियों में लड़ने के लिए जो आपका कोल्ड रीजन है, इवन अरुणाचल और तिब्बत का या लद्दाख का, वहां पे गर्म कपड़े नहीं थे। क्या दिया गया था? अंगोला शर्ट। आप अगर आज भी आप चले जाओ इधर में लद्दाख के आसपास, तो आपको वहां पे एक वार्म कोट पहन के रहना पड़ेगा गर्मियों के अंदर भी। लेकिन उनको एक अंगोला शर्ट दी गई थी और उन आदमियों को कहा था लड़ो, और वो लड़े। 10 गोलियां दी गई थी, उसके बाद भी लड़े। उसके बाद दिया गया था, उनको कहा था 10 दिन पहले भेज दिया, 20 दिन पहले भेज दिया, बॉर्डर पे जाइए, पोस्ट को मैनेज करिए। उन्होंने गड्ढे खोदे, जैसे मैनेज किया, अटैक हो गया, कोई सपोर्ट नहीं आई, वो लड़े, उसके ऊपर रहे, वहीं पे भागे नहीं। जो चाइना था उसको आर्टिलरी सपोर्ट थी, हमारी तरफ से जो आर्टिलरी चली वो हमारे सोल्जर्स पे गिर जाती थी, उसे एरिया के लिए सूटेबल नहीं थी या हिल्स के लिए सूटेबल नहीं थी, एयर सपोर्ट थी नहीं, राशन मिलता नहीं था, पीछे से आर्म्स की सप्लाई नहीं थी। सोल्जर्स ने एक दूसरे को, उनको पत्थरों से मारा उस टाइम पे, ऐसे सिचुएशन थी। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है, ना चाहे आर्मी हो चाहे कुछ हो। फिर जब वार होता है तो आप देखिए आर्मी हो जो बॉर्डर पे खड़ी है, बीएसएफ हो, उनके अंडर रह के वही काम करते हैं, वही लड़ते हैं और बहादुरी से लड़ते हैं। पर सर जो बीएसएफ है वो भी तो वही तो आर्मी है ना, या फिर आर्मी बीएसएफ अलग है? नहीं ना, देखिए बीएसएफ का आपको देखिए डायरेक्टर जनरल अलग है, आर्मी का जो होता है वो होता है जनरल, और बीएसएफ एक अलग चलती है, आर्मी अलग चलती है। एक दूसरी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो बीएसएफ और सीआरपीएफ है इनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सारे डेपुटेशन पे आते हैं, आके चले भी जाते हैं, उनकी अच्छा, इन्वॉल्वमेंट मतलब नहीं है, इसलिए वो परमानेंट पोस्ट नहीं होता, वो आते हैं जाते हैं आते परमानेंट हैं नहीं है, जाते हैं। आते जाते चले जाते हैं। जिसने एब्जॉर्व होना होगा होता, कुछ एब्जॉर्व होने का होगा तो हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये डेपुटेशन पे आर्मी का कहीं नहीं जाएगा। आर्मी के अगर जाना है उसके रिटायरमेंट के बाद या वो डेपुटेशन पे चले जाए बात दूसरी है, लेकिन बट ही बिलोंग्स टू द आर्मी, इनके वो लोग नहीं है, तो दोनों का फर्क है। सर हाँ, सर कुछ और क्वेश्चन पूछना आपको? हम हाँ, हम हमारे खिलाफ चाइना जैसा करता है, जैसे हमारे बाउंड्री के अंदर चला जाता है, क्या हम वैसा कर नहीं सकते वैसे? देखो ऐसा है कि हमारा जो मतलब बॉर्डर जैसे चाइना। सुनो, हमारा जो बॉर्डर माना गया ना, तो उस टाइम पे जब ब्रिटिशर का रूल था उस टाइम पे हमारा एक चिगला में एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट हुआ था तिब्बतन्स के साथ, और हम थे मतलब ब्रिटिशर थे और नेचुरली इंडियंस जो भी गए ये थे। तो एग्रीमेंट हुआ कि जो हमारा मैकमोहन लाइन है दैट विल बी इंटरनेशनल बॉर्डर। ये तीनों ने माना, तो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था, लेकिन उसने एग्रीमेंट में साइन करने से मना कर दिया। जब चाइना ने आपके बॉर्डर पे जो ये आए यहाँ पे 62 का जब लड़ाई हुई, तो बेसिकली हमारे एरिया में घुस गए, और ये ना मैकमोहन लाइन को नहीं मानते, लेकिन हम कहते हैं हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर इज मैकमोहन लाइन। वो पूरा अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करते हैं, और क्लेम करने के साथ इंडिया में घुस जाते थे। सेम ये कहते थे तिब्बत इस हमारा पार्ट है,
जब माओ थे तो माओ का एक पॉलिसी थी, उन्होंने कहा कि पा में तिब्बत, आपका उंगली भूटान, उंगली जो है उंगली। हाँ हाँ, 4 उंगली, भूटान, भूटान सिक्किम, चार। लद्दाख और नेपाल, और जो है ना ये हमारी 4 फिंगर्स, 5 फिंगर्स। अरुणाचल प्रदेश, मतलब लद्दाख, भूटान, सिक्किम और नेपाल, तो ये उसको क्लेम करते थे और माओ की उसी पॉलिसी पे चलते हैं, क्योंकि इनकी क्या है कि इनका एक एक्सपेंशन पॉलिसी है और ये अपने आप को कहते हैं बहुत शरीफ है। हर एक जो गुंडा है वो अपने आप को शरीफ कहता है, वही चाइना का हाथ है। लेकिन अब चाइना को लगा कि ना तो मैं अरुणाचल ले सकता हूँ, ना मैं यहाँ पे लद्दाख ले सकता हूँ, सिक्किम को उसने पहले बॉर्डर मान लिया है, भूटान के ऊपर भी इंडियन आर्मी खड़ी है उनकी सिक्योरिटी के लिए। अब नेपाल के अंदर नेचुरली कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करते रहते हैं, देखते हैं नेपाल का क्या पोजीशन होती है। नेपाल के अंदर एक अगर पॉजिटिव गवर्नमेंट आती है, केपी ओली जरूर इंडिया एक्टिविटी में रहे, अब तो खैर वो भी हट गए। तो अगर नेपाल के अंदर कोई ऐसी समझदार गवर्नमेंट आती है, समझदार लोग आते हैं और इंडिया के साथ अपनी सिक्योरिटी का एग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि इंडिया उनको हमेशा सिक्योरिटी देने को तैयार है, तो नेपाल भी सेफ हो जाएगा। अदरवाइज नेपाल के अंदर इस टाइम पे चाइनीज घुसे हुए हैं, बिजनेस सारा उन्होंने ले लिया है। उनके ऊपर बेसिकली मुझे लगता है कि काफी एक उनके स्कूल्स के अंदर भी पढ़ाई जाती है चाइनीज, और ये इनके इसलिए कि वहां पे कम्युनिस्ट जो है वो पावर में है। कम्युनिस्ट ये नकली कम्युनिस्ट है, जैसे आप कम्युनिस्ट लगाएंगे नेपाल के, इंडिया के नकली कम्युनिस्ट हैं, असली कम्युनिस्ट है चाइना के। इंडिया के भी कम्युनिस्ट जो है वो सपोर्ट करते हैं चाइना को, लेकिन अगर उनकी डेथ हो जाती है तो अपनी बॉडी बच्चों की जाके इनको चाहिए चाइना में दफनाना या वहां जलाना, जो कुछ भी है वहां नहीं करेंगे, चाइना जाएंगे नहीं, वहां सिर्फ एक विजिट करने के लिए चले जाएंगे, लेकिन चाइना रहना नहीं पसंद करते। चाहिए इनको कम्युनिस्टों को कि जाए चाइना, लेकिन वो नहीं है, जाएंगे नहीं। हाँ हाँ सर संजय जी, संजय जी नमस्कार। हाँ आज तो संजय जी से बात कर लूँ। हाँ संजय जी नमस्कार।